औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन डी और अभी तक विटामिन डी में हमने इसके सोर्सेस, इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी एक्टिवेशन और इसकी कैल्शियम होम्योस्टेसिस डिस्कस की है। अभी जो हम इसके फर्दर जो फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस में बेसिकली जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म के फंक्शंस और उन डाइवर्स फंक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो अटैच किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इंसुलिन स्क्रीशन है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है स्टडीज में। सिंथेसिस एंड स्क्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन ए का भी है और स्पेशली ये दो अगले तीन फंक्शन है जिसमें इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरल्यूकन्स बाय एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। बाय एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स में जो ये क्रॉस टॉक करते हैं, अपनी मैसेजिंग करते हैं थ्रू इंटरल्यूकेंस के जरिए, ये उसकी इनहिबिशन करता है। अगर हम जो जो सेल्स जो हो हमारे लिए हार्मफुल हो चुके हैं या हमारी अपनी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, अगर हम उनका नेटवर्क ब्लॉक कर दें, उनकी मैसेजिंग ब्लॉक कर दें, तो वो किसी भी डिफेंस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कामयाबी होती है उसमें। तो उसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत स्टडीज आ रही हैं और उसमें ये जो इसका एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोसाइट प्रिकर्सर्स एंड मॉड्यूलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, एंटी कैंसर में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट रोल विटामिन डी जो है कैसे कर लेता है और क्या आया कि ये करता भी है कि नहीं करता। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इसको विटामिन डी को जो सुपर हीरो के तौर पे पेश किया जा रहा है कि ये बॉडी में मौजूद हर काम कर सकता है। ये बड़े बड़े जो हमारी प्रॉब्लमेटिक डिजीजेज हैं, स्पेशली जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, या अभी कोरोना का इशू है, या इम्यूनिटी का इशू है, या जो प्रिंसिपल इसका फंक्शन है कि जो कैल्शियम होम्योस्टेसिस है और उसमें बोन्स की इन्वॉल्वमेंट है, डेंटिन की इन्वॉल्वमेंट है, मस्कुलर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, उस सभी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिस बेस के ऊपर ये इंपॉर्टेंट रोल बनाया जा रहा है वो क्या चीजें हैं बेटा? क्या वो एज सच वही होम्योस्टेसिस, कैल्शियम होम्योस्टेसिस है जिसकी बेस पे ये सारे ये काम कर लेता है, या फिर कोई और फर्दर इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, या फर्दर इसके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये इस किस्म के सुपर हीरो किस्म के जो रोल जो है वो परफॉर्म कर लेता है और इतना कॉस्टली जो है और वाइड स्प्रेड दुनिया में इसको इतना जो है मार्केटिंग भी की जा रही है और बेचा भी जा रहा है कामयाबी के साथ। तो वो हम देख बेसिकली ये जो सुपर हीरो वाला इसका रोल है जो कि हम क्वैकरी में भी देखते आ रहे हैं या बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। ये स्टीरॉइड आप जो हमारे क्वैक्स हैं वो हर किस्म की डिजीज में लगा देते हैं और उनको कामयाबी भी हो जाती है। तो स्टीरॉइड एक मैजिकल ड्रग के तौर के ऊपर हमेशा से मार्केट में अवेलेबल रही है और बिकी भी है और यूज भी हुई है। तो ये भी जस्ट एज स्टीरॉइड, क्योंकि जो इसके फंक्शन है मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे स्टीरॉइड के वाइड स्प्रेड रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में और वो उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके वाइड स्प्रेड फंक्शन करता है बॉडी में। इसी तरीके से विटामिन ए में भी हमने ये डिस्कस किया था और इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटी है टू बाइंड आर टू एंगेज आर टू एक्टिवेट द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, और उन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस करना, जीन एक्सप्रेशन को इन्हांस करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन डेवलप करवा लेना सिस्टम से, उस टिश्यू से। ये इसकी डाइवर्सिटी
को शो करता है, इसके बहुत बड़े बड़े जो डिजीजेज हैं उनमें इसके रोल को जो है वो एलेबोरेट करता है। ये कौन से रिसेप्टर्स हैं जिसमें ये जिसके जरिए ये जीन को एंगेज करता है, ये जेनेटिक रिसेप्टर्स को न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को एंगेज करता है, तो वो वीडीआर रिसेप्टर्स है। विटामिन ए में हमने आरएआर और आरएक्सआर रिसेप्टर देखे थे, तो इसमें कौन से रिसेप्टर हैं? विटामिन डी रिसेप्टर्स। ये विटामिन डी रिसेप्टर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी में, ना सिर्फ उन जगहों के ऊपर जो कि प्रिंसिपली जो है विटामिन डी के फंक्शंस के साथ अटैच है, जस्ट लाइक बोन्स, किडनी और इंटेस्टाइन, बल्कि बॉडी में तकरीबन सभी सेल्स के ऊपर इनका एक्सप्रेशन होता है। वीडीआर रिसेप्टर्स बॉडी में अब सारी जगह के ऊपर हैं, तो जहां जहां विटामिन डी जाएगा तो ये उनका उधर एक्टिवेट होगा, और पर्टिकुलरली जिस टिश्यू में वो हैं उस टिश्यू में वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो VDR receptor is a member of large family of nuclear hormone receptors which include the receptors for the glucosides, जैसे कि ग्लूकोकाइड्स जो कि एक स्टेरॉइड है के रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, मिनरलोकाइडोकाइड के रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में हैं, सेक्स हार्मोन्स के हैं जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी तेजी से जो है टीन एज में डेवलप कर देते हैं। थायराइड हार्मोन आपका जो है बॉडी में, जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे थायराइड हार्मोन का जो बड़ा प्रिंसिपल रोल है, ये जो नंबरदार होता है ना, ये चौधरी जो इलाके का होता है, ये हार्मोन जो थायराइड हार्मोन है ये वही रोल ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहा होता है बॉडी में, बाकी हार्मोन्स को इवन के रेगुलेट कर रहा होता है। और विटामिन ए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सब वो हार्मोन्स हैं या वो केमिकल्स हैं बॉडी के जो कि न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स रखते हैं, न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स रखते हैं। और ये न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर्स ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में जहां जहां इनके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे वहां वो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर देंगे। ये हम विटामिन ए की ही स्लाइड है, इसमें जस्ट टू रिकॉल कि रेटिनाइड आरएक्सआर रिसेप्टर्स में हमने पढ़ा था कि विटामिन ए के दो रिसेप्टर हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स फैमिली के, आरएआर और आरएक्सआर। जो आरएक्सआर है वो आरएक्सआर रिसेप्टर जो है, जैसे ये आरएआर रिसेप्टर्स के साथ डाइमराइज कर रहा था, वैसे ही ये वीडीआर रिसेप्टर के साथ भी आरएक्सआर रिसेप्टर डाइमराइज करता है। ये देखें, ये जो एलेबोरेशन है ये लिपन कॉर्ड की ये जो पोर्शन है इसको हमने फर्दर एलेबोरेट किया है कि यहाँ जब 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल आया तो यहाँ विटामिन डी आर रिसेप्टर्स के साथ वीडीआर के साथ बाइंड हुआ, और यहाँ ये फर्दर जो है इसका एक्टिवेशन और ट्रांसक्रिप्शन हुई। ठीक है, अभी हमने बात की कि ये शटलिंग, कंसिस्टेंट शटलिंग होती रहती है इनकी, जो कॉन्टिन्यूस ये फिनोमिना डिफरेंट जगह के ऊपर परफॉर्म होता रहता है। और वीडीआर की जो शटल है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर में सब न्यूक्लियर कंपार्टमेंट्स में चलती रहती है, और डिफरेंट न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन है हमारा, वहां से डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शंस और को रेगुलेटरी इंटरेक्शंस, ये चीजें कॉन्टिन्यूसली विटामिन डी की एक्टिविटी की वजह से रेगुलेट होती रहती हैं। दोबारा से फर्दर हम उस फिनोमिना को एलैबोरेट कर लेते हैं। बेटा विटामिन डी जो है ना सिर्फ कैल्शियम होम्योस्टेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल करेगा, बल्कि बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, कोरोना है, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा। वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा कि विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में जो विटामिन डी के रिसेप्टर है वीडीआर, वो बेसिकली सुपर फैमिली मेंबर है न्यूक्लियर रिसेप्टर का। ये विटामिन डी के बाद की इंटरेक्शन के बाद एक्टिवेट हो जाता है, विटामिन डी की इंटरेक्शन के बाद एक्टिव होके ये हेटेरोडाइमर बनाता है विद आरएक्सआर, और जीन के ऊपर इसका रिस्पांस एलिमेंट होता है जिसको वीडीआरई कहेंगे, और उसके बाद फर्दर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। और यही प्रोसेस अभी हमने फर्दर डिस्कस किया है प्रीवियसली। अभी ये बात आप बहुत प्यारी बात लिखी हुई है कि डिफरेंट जो स्टडीज हैं वो शो कर रही हैं द स्टडीज क्विकली एस्टेब्लिश द अप्रोक्सीमेट साइज
and surprising diversity of VDR receptors, revealing it to be highly heterogeneous, कि बहुत heterogeneous है, कहीं जहां के कुछ भी रोल परफॉर्म कर सकता है, और कहां डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप एंड टाइम डिपेंडेंट। हिट्रोजेनेसी किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? सेल टाइप और टाइम डिपेंडेंट। बेटा आप सिंपल एक स्विच की एग्जांपल याद रखें। एक स्विच है, वो स्विच अगर लाइट के साथ आप लगा देंगे तो जब वो स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी। वही स्विच आप फैन के साथ लगा देंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो फैन स्टार्ट हो जाएगा। वही स्विच आप जो है किसी पंप के साथ लगा देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो पंप ऑन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सेल टाइप क्या है, वो स्विच किसके लिए काम कर रहा है, किस टाइम के ऊपर काम कर रहा है। that reflects the diversity of its function, that reflects the diversity of its function। स्विचिंग इसकी, हेट्रोडाइमराइजेशन इसकी एक ही किस्म की होगी, लेकिन ये न्यूक्लियर फंक्शन किस टिश्यू में हो रहा है, ठीक है, किस टिश्यू में हो रहा है। अगर वो लिम्फोसाइट हैं, अगर वो मोनोसाइट्स हैं, अगर वो स्टेम सेल जो है कहीं प्रोलिफ्रेशन में पड़े हुए हैं किसी खास टिश्यू के, किसी खास ऑर्गन के, तो वो उनका काम करेगा, ठीक है, वो उस जगह के ऊपर जाके उनका काम, वो पर्टिकुलर काम कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी डाइवर्सिटी है विटामिन डी। यही डाइवर्सिटी जो है विटामिन ए के पास भी थी और RXR के पास भी थी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सिंपल आप डाइवर्सिटी, ये रेटिनॉइड पूरा पाथवे है जो कि हमने याद नहीं करना, लेकिन सिंपल एक दफा आपको जो है एलेबोरेट करने के लिए ये फिनोमिना कि RXR, RAR और VDR जो रिसेप्टर्स हैं विटामिन ए और विटामिन डी के, ये जस्ट लाइक स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स हैं। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, ये जहां भी एक्टिवेट होंगे इनके मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल कैपेसिटी में होंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसका कोविड में आ रहा है, ठीक है, कि कोविड में विटामिन डी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज आ रही हैं और ये बहुत इसका की रोल है। कोविड में अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे पास दो ही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वो दो स्ट्रेटेजी क्या है? या तो हम कोविड को बॉडी में एंटर ना होने दें, कोरोना वायरस को। अगर बॉडी में एंटर हो गया है तो क्या चीज उसके अगेंस्ट लड़ रही है? आपकी नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी लड़ रही है, ठीक है। तो अगर ये नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है आपकी जिस्म में कोरोना के आने से पहले काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, आपके हथियार बिल्कुल तैयार थे, आपका सिस्टम बिल्कुल रेडी था या एक्टिव था, आप एक अच्छी हेल्थ स्टेटस में थे, और वही बात बार बार आप पढ़ भी रहे हैं, कोमॉर्बिडिटी नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, यानी कि किसी किस्म की कैंसर नहीं था, कोई लीवर का इशू नहीं था, सिरोसिस वगैरह नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, कोई रीनल फेलियर नहीं था, कोई फर्दर उस वक्त कोई इन्फेक्शन नहीं चल रही थी, प्रेगनेंसी नहीं थी, ये सब चीजें। तो उन या एल्डरली पर्सन नहीं था, तो उन सब में अगर पहली बात ये चीज नहीं थी, दूसरी अगर वो हेल्दी पर्सन था तो उसके अपनी उस वक्त एक्टिव स्टेटस क्या था, ठीक है, एक्टिव स्टेटस बॉडी का क्या था। अगर सपोज अगर विटामिन डी उसका अच्छा था, विटामिन डी के लेवल होते हैं बेटा 20 से 100 तक, ठीक है, बल्कि 30 से अगर 100 तक कर लें, ये बहुत बड़ी इसमें रेंज है। अगर उनमें वो लेवल नॉर्मल थे और उस वक्त उनको कोरोना हिट हुआ तो उनमें मॉर्बिडिटी सिर्फ 4.1 रही। अगर इनसफिशिएंट थे, मसलन 20 से नीचे थे, तो उनमें जो उन केसेस में मॉर्बिडिटी जो है वो 87 नोट की गई। और डेफिशिएंट यानी कि जिनके बड़े क्रिटिकल लो थे, जिनके 5 माइक्रोग्राम से भी लो थे, इंटरनेशनल यूनिट से लो थे, तो उनमें मॉर्बिडिटी जो है वो 98% नोटिस की। ये स्टडीज डिफरेंट हैं। तो बेसिकली विटामिन डी जो है वो क्या करता था कोविड में? कोविड में वो नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। वो उस नेचुरल नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के 3 विंग्स जो है, ये आप 4th ईयर में पढ़ लेंगे कि हमारे डिफरेंट फिजिकल बैरियर हैं, यानी कि जैसे आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की फिजिकल बैरियर है, एपिथेलियम है, वो इंटैक्ट हो।
सेलुलर नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी हो, एडॉप्टिव इम्यूनिटी अच्छी हो। तो विटामिन डी जो है ये बेसिकली ये जो 3 रोल हैं इसके इन द कोरोना पेशेंट या कोरोना के पेशेंट में जो ऑब्जर्व किए गए कि रेगुलेटिंग द फिजिकल बैरियर, इंक्रीजिंग द सेलुलर इम्यूनिटी और रेगुलेटिंग द एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जो फिजिकल बैरियर है अगेन ये अगेन एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, जैसे कि हमारी स्किन है। और इसी तरीके से अगर कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो स्किन है और उसकी मेंटेनेंस है वो विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो मेंटेन करते हैं। विटामिन ए किस तरीके से करता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, और विटामिन डी किस तरीके से करता है कि गैप जंक्शंस को मेंटेन रखता है। इंक्रीजिंग द सेलुलर इम्यूनिटी, बेटा सेलुलर इम्यूनिटी जो है इसको किस तरीके से, इसका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हमने कोरोना के पेशेंट्स में एक टर्म बार बार सुनी होगी कि साइटोकाइन स्टॉर्म, कि जब हमारे जो इम्यून सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, वो एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से जो स्क्यूल होता है उसका जो तरीक़ाकार होता है जरासीम को, किसी भी जरासीम को ख़त्म करने का, उसमें इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है हमारी। और इन्फ्लेमेशन ये बाई एज स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है, कि जब ये बेचारे नॉन स्पेसिफिक जो न्यूट्रोफिल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं ये किसी चीज़ को मारने की कोशिश करते हैं और मार भी देते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये क्या करते हैं कि ये बड़े अंधाधुंध किस्म की फायरिंग करते हैं, अंधाधुंध किस्म का इनका एक एक्शन होता है, बड़ा प्रिसाइज्ड एक्शन नहीं होता। तो इस एक्शन में हमारा जो नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसका भी डैमेज इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि हम इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में देखते हैं। जब भी गला ख़राब होता है या किसी जगह के ऊपर कोई बॉयल या एब्सेस बनती है तो पेन भी होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होता है, आल्दो वहाँ पस भी हमें मिलती है जो कि डेब्रीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो पर एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। तो इसमें साइटोक्रोन स्टॉर्म है। साइटोकाइन जो है ये ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, ये मैसेजिंग का रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली विटामिन डी क्या करता था, एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट से जो साइटोकाइन का सर्ज होता है, जो रिलीज होते हैं, उसको ये ब्लॉक करता है, उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा कंट्रोल्ड एक जो है रिस्पांस आता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, टी और बी लिम्फोसाइट्स का। थर्ड इसका रोल जो है वो रेगुलेटिंग द एडॉप्टिव इम्यूनिटी। किसी हद तक जो है ये विटामिन डी जो है वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी को भी इन्हांस करता है हमारी। उसमें डेफिनेटली इसकी डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन और मोनोसाइट की प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसके रोल है।